नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे ग्लोबल डीप स्टेट वर्सेस इंडिया, किस तरह से भारत को अभी भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज हमारे साथ हैं जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस एनालिस्ट पृथ्वीकृत पाइन जी। आपका स्वागत है पृथ्वीकृत जी। थैंक यू संजय जी। और मुझे बुलाने के लिए इनवाइट करने के लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच। अभी अभी मैं देख रहा था एंटनी ब्लिंकन की एक स्पीच, और जिसमें टिपिकली एंटनी ब्लिंकन जो है वो भारत को उपदेश दे रहे थे, और कि साहब आपने जो है वो माइनॉरिटीज़ को बड़ा ऑप्रेस किया है, और आप जो है वो एंटी कन्वर्शन लॉज ला रहे हैं, और आप जो है वो लोगों के घर बुलडोज कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, टिपिकल होमलीज जो यूएससीआईआरएफ जो है वो बार बार कहता रहता है। हमने देखा पूरा, और नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि देयर वाज अ क्लियर अटेम्प्ट एट इलेक्शन इंटरफेरेंस। इलेक्शन इंटरफेरेंस पूरे दम से हुआ है। तो वो इलेक्शन इंटरफेरेंस फेल हो गया। तो ये जो इलेक्शन इंटरफेरेंस फेल हो गया है, इसके बाद अब ये जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है, यू कैन कॉल इट डीप स्टेट और यू मे जस्ट कॉल इट द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो अब वो क्या करना चाहता है, क्या करेगा, उसके क्या अब प्रायोरिटीज हैं। वो अपनी जान बचाएगा, जो एक तरह से राइट विंग रिसर्जेंस हो रहा है यूरोप में, या कि अभी भी भारत से ऑब्सेस्ड रहेगा। संजय जी, पहली चीज तो ये है कि मैंने ये पहले कुछ शो में कहा था कहीं और पे कि जो 6 टेम्पलेट को लेके इंटरफेरेंस हुआ है, कास्ट, क्रीड, कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, इंस्टीट्यूशंस, और एक कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे 6 है। और रेस, हम्म, कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, रेस, इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे सैम हम्म, पिट्रोडा ने रेस के बारे में बोला था कि हम इधर के अलग है उधर, so these all had a deep connotation and it is very clear कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस इलेक्शन के टाइम हुआ था वो 4 जून को खत्म नहीं हुआ है। तो खत्म इसीलिए नहीं हुआ है कि उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यह है कि अल्टीमेटली वो सोशल केओस दूसरे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों चाहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में सोशल केओस इसीलिए चाहते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि दो चीज, आप यू रिमेन अ कंज्यूमर मार्केट, डोंट ट्राई टू बी अ कॉम्पिटिटर। आप जब भी आत्मनिर्भरता की बात करोगे तो दे विल क्रिएट रेजिस्टेंस। दूसरी चीज है सोशल केओस होगा, आपके बेस्ट ब्रेन्स बोलेंगे इस देश में कुछ रखा नहीं है, लेट मी गो टू अ ग्रीनर पास्चर, मैं यूएस में जाऊंगा, वहां पे वेल्थ क्रिएट करूंगा। दैट इज द टेम्पलेट ऑन विच दे हैव ऑलवेज ग्रोन। इसी वजह से जो ट्रम्प है, ट्रम्प जो इतना एंटी इमिग्रेंट जनरली रहा है, अभी वो बोल रहा है कि जो यहाँ पे इंडियन आएगा ग्रेजुएशन करने के लिए उनको हम ग्रीन कार्ड दे देंगे, H1B वीसा दे देंगे, क्योंकि वो अपने देश में चला जाता है तो वो बिलियनर बन जाते हैं। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था फॉर दिस इलेक्शन वो शायद फुलफिल पूरा हुआ नहीं, बट उनका एक परसेप्शन है कि दे हैव वीकेंड द गवर्नमेंट, जो मुझे लगता नहीं कि वीकेंड है। तो ये 6 टेम्पलेट में वो प्रॉब्लम्स तो तैयार करता रहेगा। लेकिन एक और भी इशू है जो अभी तो लगता है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि इमीडिएटली वो दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि बाय सेकेंड हाफ ऑफ 2025 जितने जगह पे ये लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा है, वो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कन्वर्ज करेगा। और कन्वर्ज करके ऐसा एक माहौल होगा कि देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टू कम आउट ऑफ इट। उनको फेस करना है। एक चीज हम सबको समझना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज है, पिछले 70-80 साल से वेस्टर्न यूरोप और यूएस ने सिर्फ टीवी में देखा है, रोमांटिसाइज किया है, उनके लीडर्स कहीं और किया है। ये अभी उनके डोर स्टेप में आ रहा है, अभी दिख नहीं रहा है बट इट इज कमिंग। सेकेंडली, वो कहीं और पे प्रॉब्लम तैयार करके, बिकॉज ऑफ दैट डॉलर स्ट्रेंथ दे डिड एवरीथिंग। सो अगर ये जो मिडिल ईस्ट में भी शुरू हुआ है कि पेट्रो डॉलर पैक्ट से अलग हो रहा है, अगर वो ट्रिगर इफेक्ट करे फॉर अदर ओपेक कंट्रीज, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यूएस। चाहे वो बाइडेन आए, वो ट्रंप आए, दे विल ऑल बी डूइंग द सेम थिंग। तो उस टाइम डिसरप्शंस होगा। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हम जब फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं और हमें ये लगता भी है कि इंटरनल क्राइसिस हो सकता है,
कुछ फ्रंट्स खुला जा सकता है, देयर विल बी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। उसके साथ एक बहुत बड़ा इशू ये भी है, ग्लोबली इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स बहुत बड़े पैमाने में टर्मोइल आने वाला है। उस टर्मोइल को भी झेलने के लिए कम से कम फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए, तो नरेंद्र मोदी जी के कोई अल्टरनेट अभी है नहीं। बिकॉज अगर कोविड के टाइम जैसा सिचुएशन था, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट पहले कुछ और बोल रहा था, फिर जब सिचुएशन आया वो सब हाथ हाथ खड़े कर दिए कि आप ही संभालो। So that kind of situation is going to come back. So उनके लिए frankly speaking it has never been a unitary objective. उनका हमेशा है कि no you stay but you stay according to my terms. मुझे नहीं लगता कि इंडिया पूरा एकदम उनके टर्म्स में चलेगा। और फॉरेन पॉलिसी में इसीलिए देखेंगे आपको मुझसे बेहतर पता है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, विच मीन्स फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, सप्लाई चेन रेसिलियंस तैयार करना, प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डिसरप्शन, उसमें जैसे इंडिया काम कर रहा था काम करता रहेगा। इसीलिए जो एरियाज ऑफ जो स्ट्राइफ था कि आप पूरे पूरे सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात मत करिए, ओपन द मार्केट, आप पूरा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मत तैयार कीजिए, ये सब में प्रॉब्लम्स चलता रहेगा। और इसी वजह से ये जो एंटनी ब्लिंकन का भी स्टेटमेंट है, इट्स प्राइमरीली बिकॉज इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर अभी रशिया जाने वाला है। अब रशिया जाने वाला है, व्हाई इट इज एन इशू फॉर यूएस। एक तो है कि सबको पता है डिफेंस में, एनर्जी सेक्टर में काफी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। जो चीज कभी हुआ नहीं था, वो था कि रशियंस का डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज। उसका एक ही एग्जांपल है जो नयारा है, एसआर ऑयल को खरीद लिया था रॉसनेफ्ट ने। बाकी जो उनका जो रुपी इंडिया में डिपॉजिटेड है वो अभी उनको परमिशन मिल गया, दे कैन यूज दैट रुपी। जो हमने रुपी से तेल खरीदा था उनको भी परमिशन दिया गया, दे कैन इन्वेस्ट इन द इंडियन कंपनीज। तो ग्रेजुअली, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रिप्लेसमेंट और अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ वेस्टर्न एफआईआईस या वेस्टर्न इन्वेस्टर्स, बट यू आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट अल्टरनेट मैकेनिज्म जहां पे नॉन डॉलर इन्वेस्टमेंट आपके देश में आ रहा है और उसके साथ आपको उतना प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज जो रशिया चाह रहा है, इसमें बहुत सोचने वाली चीज है, रशिया चाह रहा है कि इंडिया का जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है, इंडिया का जो एफएमसीजी कंपनीज है, वो रशिया में इन्वेस्ट करे। वो नहीं हो रहा है। इसका वजह यह है कि बहुत सारे हमारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी कंपनीज है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत है। तो उनको लगता है अगर हम डायरेक्टली रशिया में जाएंगे, सैंक्शंस या जो भी है, प्रॉब्लम्स तैयार हो सकता है। मुझे लगता है ग्रेजुअली दैट विल बी सॉल्व। तो अभी जो हो रहा है रशिया के साथ डीपेनिंग ऑफ रिलेशनशिप हो रहा है। एंटनी ब्लिंकन ये जो अभी शुरू किया ये सब लेके, माइनॉरिटी इशू, यूनाइटेड कमीशन, इंटरनेशनल रिलीजियस फंड, जो फ्रीडम, वो जो उनका रिपोर्ट होता है, दैट इज बेसिकली अ वेपनाइजेशन ऑफ अ रिपोर्ट। वो इसीलिए कर रहा है कि एक तो दे आर सीइंग अ कन्वर्जेंस ऑफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया टुगेदर हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि इसमें इंडिया भी ज्वाइन करने वाला है, बट रशिया और इंडिया का जो एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट मिलिट्री हो रहा है, फिर रशियन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज होने वाला है, दीज आर क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स फॉर देम। उनको लगता है कि दिस इज नॉट अ गुड न्यूज और वो प्रॉब्लम तैयार करता रहेगा। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेन इट कम्स टू फॉरेन इंटरफेरेंस, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। हमें ये पता ही है सबको कि पार्लियामेंट में बहुत कुछ होने वाला है, डिस्टरबेंस तैयार किया जाएगा, बट डिस्टरबेंस सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी बहुत कुछ हो सकता है। और इसीलिए शायद अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू बी डन। फॉरेन इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगा, लेकिन उनका दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अपने ही घर में आग लगे हुए हैं ये। जैसे कि पॉलिटिको जो एक डिजिटल न्यूज़पेपर है, उसमें जब G7 मीटिंग हो रहा था, उसमें एक हेडिंग था, 6 lame ducks and Giorgia Meloni meet the G7 class of 2024। वो जो 6 लेम डक है उसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट, फ्रांस का प्रेसिडेंट सब है, क्योंकि सब अपने अपने देश में इलेक्शन हारने वाले हैं। हारने इसलिए वाले हैं प्राइमरीली बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर के वजह से 3 चीज हुआ है सर, प्राइमरीली इन यूरोप। एक तो इनका इन्फ्लेशन वाला इशू जो है, क्योंकि 10 टाइम्स प्राइस ऑफ एनर्जी हैज गॉन अप। दूसरा है, पहले तो दे वर गिविंग डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स टू यूक्रेन, अभी तो ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स दे रहा है। मिराज 2000 देने वाले हैं, F-16 देने वाले हैं, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल दे रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब रशिया विल थिंक एनफ इज एनफ।
सो दे विल ट्राई टू हिट बैक. कितना हिट करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा करेगा. वी डू नॉट सेइंग दैट, बट सम टाइम वो थ्रेशोल्ड क्रॉस रशिया करेगा यूक्रेन से बाहर. अब इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने हमेशा क्या किया है, उनका ऑब्जेक्टिव जैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का होता है, यूक्रेन शुड नॉट लूज द वॉर एंड यूक्रेन शुड नाइदर विन द वॉर. तो वॉर चलता रहना चाहिए. तो फेड अप हो रहा है कहीं पे रशिया भी. अभी जो एक ATACM से अटैक हुआ क्राइमिया में, गाइडेंस सिस्टम्स अमेरिकन दिए थे लोग वहां से, so with the use of a spy satellite. Today, Western Europe and Eastern Europe के जो NATO members है, they are not prepared for a war. 80 साल से they have not seen a war. They have only seen it on television. They have a huge problem with inflation. 10 times energy price बढ़ गया है. There are recessions happening. And there's a social chaos happening. इतना infiltrator को घुसाया है. These immigrants were only happy क्योंकि उनको सब कुछ मुफ्त में दिया जा रहा था. अब they don't have the money to give everything free. Now ये problems हो रहा है क्योंकि most of these immigrants actually hate the countries where they have gone. आपको याद होगा 2022 में एक मोरक्को वर्सेस बेल्जियम का वर्ल्ड कप में मैच हुआ था. करेक्ट, तो बेल्जियम यस आई को हराया रिमेम्बर. था मोरक्को ने. मोरक्को ने बेल्जियम को हराया था. देयर वर वायलेंट राइट्स इन ब्रसेल्स. Who did the riot? Belgian citizens of Moroccan origin. They have not forgotten the colonial past. क्या हुआ था उनके साथ. तो नफरत तो बहुत है उसके साथ. इंटरेस्टिंगली मैं लास्ट पॉइंट पे दे रहा हूं बिफोर आई गिव इट बैक टू यू. वैसे ये मैं इसमें जितने ऐड लोग, करूं, इट इज नॉट जस्ट द colonial past, it is also the Islamic supremacism which is there. एब्सोल्युटली आई डू नॉट डिनाई दैट 100%. मैं उसी में आ रहा हूं. ये जो अरब स्प्रिंग इन लोगों ने, इनके आकाओं ने तैयार किया था मिडिल ईस्ट में, तो ये उनको बोला गया था तुम जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, करो, खत्म करो अपने अपने देशों को. तो उसको फिर ट्विटर में सब जगह पे चढ़ा बढ़ा के एकदम इनको आइकोनाइज किया गया. अब फिर जब उल्टा मार पड़ना शुरू हुआ, दे ऑल फ्लेड टुवर्ड्स यूरोप. तो यूरोप में आके वही चीज वो कर रहा है जो वहां पे उनको शाबाशी मिल रहा था. तो बोल रहा है कि भाई वहां पे कर रहा था तुम शाबाशी दे रहे हो, यहाँ पे मेरे को पीट क्यों रहे हो, हम तो वॉर करेंगे. सो फ्रैंकली एंड देन दे क्रिएटेड द ISS वाला इशू है जो भी है. फंडामेंटली यूरोप इज इन सो मच ऑफ chaos कि that is going to give rise to the right wing. Now the right wing of Europe is never a good news. चाहे वो कभी भी हो, it's not a good news. तो उसके बाद क्या होगा, it's matter of speculation. चाइना वाला इशू अनदर इशू, मैं उसमें आऊंगा. तो वन फैक्टर इज यूरोप का chaos. यूएस क्या करना चाहता है यूएस को खुद ही पता नहीं है फ्रैंकली. मुझे इसी पे मैं थोड़ा आपको एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर हम देखें तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर्स, इसका सम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, वो पिछले 20 साल में लगातार कम हो रहा है. एब्सोल्युटली. और अभी यूक्रेन वॉर, आपने यू राइटली फ्लैग्ड यूक्रेन वॉर, और यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप का तो बहुत कम हो गया है. यूएस जो है वो उसने फंसाया है यूरोप को, और खुद अपना डॉलर रिजर्व करेंसी के बेसिस पे वो तो अपना मेंटेन किए हुए है. दैट इज अ न्यू कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन बाकी लोग जो हैं वो अब इसको रेजिस्ट कर रहे हैं. आपने जैसा कहा ना कि भाई पीपल डू नॉट वांट टू रिमेन कंज्यूमर फॉरएवर, बट मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, कि स्पेशली ओवर लास्ट 5 years ये जो इनकी कैपेसिटी है टू इम्पोज देयर विल और टू फोर्स पीपल टू कंफॉर्म टू द पावर ऑफ द डॉलर, वो पिछले 5 साल में बहुत तेजी से कम हुई है. तो ऐसी सिचुएशन में द इंटेंट मे बी देयर, बट विल द कैपेसिटी बी आल्सो देयर? पहला प्रॉब्लम जो यूरोप का है अभी ये है कि जैसे उन्होंने तैयार करके रखा है. फर्स्ट इज इन्होंने, इनके 3 चीज, कोई भी देश का ना 3 चीज होता है. एक है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन अपना, एक है योर एनर्जी सिक्योरिटी, एक है योर कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल सिक्योरिटी. इनका एनर्जी सिक्योरिटी वाज आउटसोर्स टू रशिया. उनके पूरा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जितने वेस्टर्न यूरोप और मिडिल यूरोप के देशों में आता है, वो पूरा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी है, पाइपलाइन, वो रशिया सेंट्रिक था. अब इसमें जब सैंक्शन लगाया, इसको उड़ाया अमेरिका ने, पता नहीं ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहा था, वाह वाह कर रहा था. आज 10 times द प्राइस हो गया एनर्जी का.
उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया पूरा चाइना को, और उन्होंने अपना सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दिया पूरा यूएस को। ऐसे चल रहा है, तीनों चीज दे हैव आउटसोर्स्ड, एंड दे उन्होंने सोचा कि अब फिर भी आई विल एक्चुअली रूल द वर्ल्ड। फ्रैंकली स्पीकिंग, सबसे एवरी टाइम, अब देखिए नेटो एलाइज में यूरोपियन कंट्रीज तो है, लेकिन किसी भी देश जब ने बोला कि मैं डॉलर को छोड़ के यूरो में ट्रांजैक्ट करूंगा, वेन यू द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, उनके ऊपर भी अमेरिका ने वही किया जो कुछ कुछ दूसरों के तरह साथ किया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके क्लचेस से इतने आसानी से यूरोप उभर के आ पाएंगे। ऑल आई एम सेइंग इज दैट दे आर गोइंग टू बी इन अ ट्रिमेंडस chaos। इनके chaos इतना होगा कि दे डोंट, देन इट विल बी, अब अच्छा उनका कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी अमेरिका लेके रखा है, ट्रम्प आएगा तो बोलेगा भाई पैसा दो फिर सिक्योरिटी दूंगा। और उसके बाद एक टाइम आ सकता है उनके, अच्छा देखिए इनके तो वोकिज्म करके उनके नेशनलिज्म से फुटबॉल मैच में दिखता है, बाकी टाइम नेशनलिज्म है ही नहीं। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है सर, एक फंडामेंटल, मैं इसको लेके मैंने आई हैड टू वर्क इन अ प्रोजेक्ट, इसलिए मुझे पता है। जर्मनी में जैसे जैसे पूरे यूरोपियन यूनियन में 10 टाइम्स द प्राइस ऑफ एनर्जी हो गया है बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द रशिया वॉर। तो जर्मनी ने क्या किया, उनमें एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड तैयार किया ताकि उनके कंपनीज में इंपैक्ट ना हो। ठीक है, अब जो छोटे छोटे यूरोपियन यूनियन के देश है उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड तैयार करके अपने कंपनीज को सब्सिडाइज करे। नाउ यूरोपियन यूनियन इज वन मार्केट, तो जर्मनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो तो कट आउट कर रहा है सब ऑल द स्मॉलर कंट्रीज, बिकॉज वो compete नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्राइस बढ़ गया, जर्मनी के लिए नहीं बढ़ा है। सो जर्मन इकोनॉमी in spite of everything is doing reasonably good if not very good। then now ये situation जब बढ़ता जाएगा, now European Union is asking Germany you please subsidize rest of European Union क्योंकि आपके पास पैसा है। इस सब्सिडाइज करने के चक्कर में यूके ने ब्रेक्सिट, वन ऑफ द रीजन वाज दिस, जर्मनी विल इवेंचुअली विल से एक दिन कि मैं सबका भार नहीं ले सकता है, क्योंकि ये भार लेने के चक्कर में सोवियत यूनियन खत्म हो गया। So there will be an internal implosion happening that I am not going to do it anymore। मैं लड़ाई में नहीं जा सकता हूँ। I will not subsidize anybody। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। और उसके साथ इमिग्रेशन इशू है, उसके साथ there are problems happening because of the conflict। जिनके लीडर्स कुछ और बोलते हैं। Now the question is will they listen to US all the time? अभी तो सुन रहा है। You may not know। Officially most of these countries are on the threshold of recession। तो उनके खाने का प्रॉब्लम है, उनके नौकरी की प्रॉब्लम है, उनके सोशल प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स पिछले 80 साल में उतना इन लोगों ने देखा नहीं है। नाउ दे आर विटनेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर इज अ वॉर नॉकिंग इन देयर डोर। सो आई एम ऑल सेइंग दिस मच, देयर इज अ chaos हैपनिंग इन यूरोप, जहां पे देन देयर विल बी वॉइसेस दैट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। वेदर दे विल गेट आउट ऑफ इट, वेदर दे कैन गेट आउट ऑफ इट, time will say। but वो जो ओबिसियंस है that is not going to continue anymore। इनका जो consequent problem है, चाइना का जो entire manufacturing capacity। एक मिनट थोड़ा आपको यहाँ रोकूंगा, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो पूरी तरह से आंसर नहीं हुआ। वो ये था अच्छा, कि भाई ये जो कैपेसिटी ऑफ इंटरफेरेंस है ये क्या लिमिट हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई यूरोप तो फंस गया अपने चक्करों में, तो यूरोप आपने तो अब हाँ, अमेरिका को कर नहीं सकता। अब खाली अमेरिका अपने दम पर भारत में और अन्य देशों में, खास तौर से भारत के ले लें, तो क्या भारत में उस लेवल का इंटरफेरेंस कर सकता है जैसा कि उसने 2024 इलेक्शन में किया? राइट। क्या 2029 तक फर्स्ट उसकी एंड वही फॉरमोस्ट कैपेसिटी रहेगी? सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अच्छा आई मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन। पहली चीज है, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब तक द होल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में एकदम बर्बाद नहीं, बट दे विल बी टोटली इनटू दैट मेस, तब तक वो दूसरे देशों में इंटरफेयर करता रहेगा। दूसरी चीज है, ये जितना भी डी डॉलराइजेशन की बात बोला जाए, जितना भी जो भी हो रहा है यूरोप में, जो डीप स्टेट है ना, इसको कभी डिफाइन नहीं किया गया। उनके बहुत सारे पावर सेंटर्स है, तो कुछ भी हो जाए दे वुड स्टिल वांट, ऐसा नहीं कि उनका इंटरफेरेंस पूरा बंद कर जाएगा, बैकअप ऑप्शंस उनके और भी है। तो और दूसरी चीज है, सोशल मीडिया 2024 में जहां पे है, जिस लेवल का पेनिट्रेशन इंडिया में काफी है, 2020 में 29 में तो वो 3 गुना और बढ़ जाएगा।
2024 में अगर ये है 2029 में और भी बढ़ जाएगा। ये खत्म कोई भी नहीं होगा। ये इफ दे आर मोर डेंजरस व्हेन दे आर इन डीप प्रॉब्लम, if I am permitted to use the word, if they are in more shit, then they'll create more problems. ऐसा नहीं है कि they will stop, they will not allow. अच्छा, if they are in chaos, आपको वो स्विट्जरलैंड की तरह न्यूट्रल रहने नहीं देंगे। They will create problem, and I keep on saying it, जब तक हमारे टेक सोवरेंटी नहीं होता है, especially when it comes to, जैसे चाइना ने किया था, उनका जो PLA 863 प्रोग्राम था, जिसमें 1980 से उन्होंने इन्वेस्ट किया स्विचिंग में, नेटवर्क में, वर्क स्टेशंस में, तभी जाके लेनोवो, ZTE, हुआवी जैसे कंपनीज बने, जो आज एकदम इनको कम्पीट कर रहा है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, या फिर जब तक हम फोर्स नहीं करेंगे ये जितने टेक मीडिया जायंट्स है इनको, कि आप यहां पे एक सब्सिडियरी बनाइए, उसमें डाइवेस्ट कीजिए 30% स्टेक, जो एक इंडियन ओन करेगा, जब तक हम वो नहीं करेंगे ये तो बढ़ता रहेगा। आप देखिए एडवर्ड स्नोडेन का जो रिपोर्ट है, एडवर्ड स्नोडेन का रिपोर्ट और जो वॉल्ट 7 रिपोर्ट विकीलीक्स का है, उसको लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो फाइव आइज इंटेलिजेंस एजेंसीज है, फाइव आइज का, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के साथ कोऑपरेट करके सब काम करता है, एंड दे कैन कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग। आपके स्मार्ट टीवी, आपके स्मार्ट कार, आपके ब्राउजर, आपके फोन के सिस्टम्स, दे कैन कॉम्प्रोमाइज विद एवरीथिंग। तो जब ये बोला जाता है कि चाइना से इंटरफेरेंस है, चाइनीज टेक्नोलॉजी इज नॉट ट्रस्टवर्दी, क्वेश्चन रिमेन्स एट द सेम टाइम कि हाउ मच वी कैन डिपेंड ऑन देम। ये पूरा जो इंटरफेरेंस है, इट हैज बीन डन विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया वाला, टेक जायंट्स वाला, एंड दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली ऑन दिस फॉर दिस पर्पस ओनली। ये सिर्फ यहां पे नहीं, ये जो अरब स्प्रिंग हो रहा था उसको ट्विटर वॉर भी बोला जाता था, बिकॉज द होल ऑर्केस्ट्रेशन वाज डन थ्रू ट्विटर। उसमें भी वही लोगों का पैसा डाला गया था, दे इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन सेम थिंग। तो यहां पे नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग कि इंटरफेरेंस बंद होगा। इनका तो ये होगा कि अगर हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, अगर डॉलर से सब निकलना शुरू होगा, रूपी में करेंगे, तो हम अगर प्रॉब्लम में होंगे, मैं तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। भले ही आई विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग यू ऑन माई साइड, मैं तुमको एलाई नहीं बना पाऊंगा, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर से ज्यादा कुछ करोगे नहीं, आपका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगा, बट ये हम करेंगे। और सर, हम लोग जब 2.5 फ्रंटल वॉर की बात करते हैं ना, वो 0.5 वाला फ्रंट जो है, ये फॉरेन इंटरफेरेंसेस इलेक्शन, यही 0.5 है। 0.5 जो है, इट्स नॉट नेसेसरी इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस, क्योंकि आज उनको पता चल गया कि आप टेररिज्म करोगे तो देश तो फिर गैल्वनाइज हो जाता है टुवर्ड्स पैट्रियोटिज्म। लेकिन आप ये प्रेशर पॉइंट्स, फॉल्ट लाइंस में जब हिट करोगे और उसको बार बार दिखाओगे, सुबह उठ के आपको एक ही वीडियो, एक जर्मन शेपर्ड का हर दिन सुबह शाम आपको एल्गोरिदम से पुश किया जाता है, आप सुबह शाम वही देखोगे, आपको लगेगा कि ये सही बोल रहा है। दैट इज द गेम। ये खत्म थोड़ी होगा, ये बड़े बड़े टेक जायंट्स खत्म थोड़ी होंगे, वो तो कोऑप्ट करेगा, दे विल कोऑप्ट विद इंडिया, बट दे वुड स्टिल वांट कि इंडिया में एक ऐसा सरकार आए जो, ठीक है, वो ही मे नॉट कंप्लीटली एग्री विद मी, लेकिन कहीं कहीं उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दे वांट कंसेशंस। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2029 में ये कम होगा सर, 2029 में ये 3 गुना होगा। क्वेश्चन इज, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? टेक सोवरेंटी हमारे है ही। Are we prepared for it? So, okay, what are the measures we need to take? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसमें टाइम लगेगा, हैबिट्स चेंज नहीं होता है। यू कैन नॉट सडनली रिप्लेस व्हाट्सएप विद समथिंग एल्स, यू कैन नॉट रिप्लेस यूट्यूब और गूगल, बट यू कैन डू वन थिंग। आप उनको बोलो इंडिया में सब्सिडियरी खोले, डोंट ऑपरेट फ्रॉम यूएस। सब्सिडियरी इन द सेंस आप इसमें डाइवर्स कीजिए 26% to 30% और 40% स्टेक। मुझे लगता है आई वुड बी हैप्पी एक दिन मोदी जी आके ये अनाउंस करें, एकदम रात के 8 बजे आज अनाउंसमेंट हो जाए, आपको इतना डाइवर्स करना है, यू हैव टू। और आपके फॉरेन इंटरफेरेंस इन इलेक्शन का कुछ लॉ होना चाहिए। हमारे आप अगर आप किसी को बोलेंगे, जैसे इवन आई थिंक लॉट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, उनको समझ ही नहीं आया हुआ क्या है। उनको लगता है ये तो नॉर्मल है, ठीक है, उन लोग भी सोशल मीडिया यूज किया, हमने भी किया, ऐसा नहीं है। एंड दैट इज वेयर द डेंजर ऑफ एआई, एल्गोरिथम, टेक मीडिया जायंट्स, उनके अपने एजेंडा, दीज आर मैटर्स। जैसे आप सोचिए एक चीज, सीआईए ने विकीलीक्स को जो डिफाइन किया है एज नॉन स्टेट होस्टाइल इंटेलिजेंस सर्विस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टेक जायंट्स को इंडिया भी जैसे डिफाइन करे, बट लुक एट द वे दे लुक एट द होल थिंग।
हमारे लिए भी थ्रेट्स जो है वो इससे कम नहीं है। तो टेक सोवरेंटी आप अपना बनाइए, जैसे PLA 863 प्रोग्राम जो चाइना का 1980 से शुरू किया, उन्होंने तो फायरवॉल करके रखा है, चाइना ने अपना फायरवॉल किया, फायरवॉल आज इंडिया को आप नहीं कर पाओगे। देन यू हैव टू डू समथिंग एल्स, यू हैव टू क्रिएट लॉज। वेयर आर द लॉज टुडे? इलेक्शन कमीशन को समझ में आया क्या हुआ है इस इलेक्शन में? इलेक्शन कमीशन का अपना कोई रिपोर्ट बनाया कि दिस शुड नॉट हैपन अगेन? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन, कि फॉरेन इंटरफेरेंस के ऊपर एक लॉ होना चाहिए। हमारे पास तो लॉ ही नहीं है। टेक सोवरेंटी, फॉरेन इंटरफेरेंस के अगेंस्ट लॉ, एंड द थर्ड इज एंश्योर ये जो कंपनीज है उनके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन हो। अगर आप, इफ यू आर नॉट न्यूट्रल, if you are partisan, so then you don't come under Ministry of Corporate Company Affairs, then you are not a company, then you are something else. वो डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम हमें समझ तो आए सबको, जो डिसीजन मेकर्स है, कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन दिस इलेक्शन। और सर ये चीज मैं बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि ये चीज ये लोग कहीं और नहीं करेंगे, जरूरत पड़े तो अमेरिका में भी करेंगे, या शायद किया है ना, पिछली बार तो किया ही है। एग्जैक्टली, तो इनके अपने एजेंडाज है, एंड दे आर, अच्छा ये दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम टू डील विद। एक मिनट में कह रहा था कि हमारे यहाँ क्या है कि इलेक्शन इंटरफेरेंस जो है वो इनडायरेक्टली ही हो सकता है। वो डायरेक्टली जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में है कि ईवीएम में नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको ईवीएम रिप्लेस करानी है, तभी ईवीएम को चेंज करने का वो चलता है। और डायरेक्टली जो प्रोसेसेस हैं वहाँ की तरह मेल इन बैलेट वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ तो जो पोस्टल बैलेट है वो काउंटिंग शुरू होने से पहले आना ज़रूरी है, उनकी तरह नहीं है कि वो महीने भर बाद तक आता रहेगा। तो और चूँकि एक ही लॉ है तो इसलिए भी उनको दिक्कत होती है। वहाँ हर स्टेट के अलग-अलग लॉ है, तो वहाँ तो दे आर डूइंग वांटन इंटरफेरेंस, मतलब वो तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी इनडायरेक्ट ही कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इवन इलेक्शन कमीशन हैज़ टू राइज़ अप टू दिस। ये पुराने सिस्टम वाली बातें नहीं चलेंगी। ये इस तरह इस बार जिस तरह का जो फेक नैरेटिव्स बनाए गए, अब फेक न्यूज़ का ही लॉ नहीं है। तो टाइम के साथ जो हम लोग हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं, ये अब हाइब्रिड वॉर यही है। हम तो सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद के सोच रहे हैं वी आर सिक्योर, हम सिक्योर नहीं है। तो दैट इज, अच्छा ये इट इज अ बिगर चैलेंज देन टू डील विद चाइना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाइना एडवर्सरी नहीं है। बिगर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो आपके अपने देश में जॉब्स भी क्रिएट करेगा, आपके यहाँ आके आपके साथ हाथ भी मिलाएगा, इन्वेस्टमेंट भी लाएगा। आपको लगेगा कि दे आर वेरी गुड, दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, एट द सेम टाइम दे विल डू समथिंग एल्स। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डायमेंशंस ऑफ एवरीथिंग हैज ऑल्टर्ड। अगर डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर हैव ऑल्टर्ड, so dimensions of interference have also altered. So that is what is the problem. My other bigger issue is कि globally ये लोग अपने problems में और मतलब इनके बेड़ा गर्क होने वाले। जैसे मैं एक चीज, if you permit me, मैं बोल रहा था जो चाइना का कैपेसिटी बिल्डअप फॉर मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो ये डिपेंड करके था कि ये यूरोप में और अमेरिका में हमेशा कंजम्पशन बढ़ता रहेगा। तो आज तो वो नहीं हो रहा है बिकॉज दे आर ग्रेजुअली गेटिंग इनटू रिसेशन। दूसरी चीज है जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है, तो एवरीबॉडी वांट्स लोकलाइजेशन। तो चाइना वाला जो फैक्टर है, दिस इज अ बिगर फैक्टर, क्योंकि वहां पे कैपेसिटीज आर बिगर देन व्हाट एक्चुअली उनके रिक्वायरमेंट है। उनमें 26, 27, 28 सिटीज ऐसे है, फुल फ्लेजेड सिटीज बने हुए हैं, देयर आर नो पीपल टू लिव। तो उन लोगों ने क्या किया था, दे ट्रांसफर्ड द सरप्लस कैपेसिटी थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पे ये डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दे रहा था। उनके कंडीशन में आपको थोड़ा बता देता हूं। कंडीशन यह था कि चाइना से पैसा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डूबियस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जरूरत ही कभी कभी आप देखोगे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कंडीशन यह है कोई वहां पे इंटर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, प्रोजेक्ट विल गो टू अ चाइनीज कंपनी, ओईसी जिसको कहा जाता है, फाइनेंसिंग विल बी डन बाय अ चाइनीज बैंक, उसका इंश्योरेंस करेगा कोई चाइनीज इंश्योरेंस कंपनी विद एन अपफ्रंट इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ 6%। उसमें सेमी फिनिश प्रोडक्ट, सेमी स्किल्ड वर्कर्स सारे चाइना से आएगा। एंड अगर टाइम पे आप रीपे नहीं कर पाओगे तो ओनरशिप विल गोस टू द चाइनीज कंपनी। एंड देन अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक ठाक हो गया तो लाइबिलिटी इज योर्स, प्रॉफिट इज माइन। इस करके ये पूरा डेट ट्रैप में सारे कंपनीज देश को लाया।
अब इनको था कि जब डेट ट्रैप में आएगा, बैंकरप्ट होगा, वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, उस वर्ल्ड बैंक से चाइना को फंडिंग मिल जाएगा। नाउ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का फर्स्ट कंडीशन है, ये पैसा लेके यू कैन नॉट गिव इट टू द चाइनीज कंपनीज, वो आप चाइना डेट रिपे नहीं कर पाओगे। सो चाइना का एक इशू है कि द रीजन वाई चाइना डिज नॉट डिसइंटीग्रेट लाइक सोवियत यूनियन, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम देकर रखा था कि कुछ भी करो, मस्ती करो, जो भी करो, एक रेड लाइन है, डोंट टॉक अबाउट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी के बारे में कुछ मत बोलो, बाकी कुछ भी करो। टुडे दैट इकोनॉमिक फ्रीडम इज गेटिंग कर्टेल्ड, क्योंकि आज आप देखेंगे 30% वो जो जीडीपी का है वो एक्चुअली रियल एस्टेट है, वो पूरा खत्म, वो तो पुश कर करके पैसा दे दे के, सो दे आर एक्चुअली शोइंग योर लायबिलिटी एज एन एसेट, और इस तरह के दे हैव प्रॉप्ड अप द जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी जो 18 ट्रिलियन बोलता है, एक्चुअल कितना है किसी को पता नहीं, वो विल बी फार लेसर देन 18 ट्रिलियन डॉलर। उनका हाँ, उसके इंटरनल तो मैंने डेट है किसी को कई सारे कैलकुलेशंस देखे हैं, और उसमें जो बेस्ट कैलकुलेशन लोग देते हैं वो देखे भाई, इट कैन नेवर बी मोर देन 10 ट्रिलियन। हाँ, ऐसा ही बहुत सारे होगा। लोग तो So, उसको 4 और 5 ट्रिलियन पे ले जाते हैं, बट नहीं, चलिए दैट 8 मे टू बी एन ट्रिलियन। एक्सट्रीम सो केस। देखिए सर, उनके एम्प्टी सिटीज इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने वो किया है। नाउ द थिंग इज, जब उनमें क्राइसिस आएगा अगेन, मतलब जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता है ना, इट्स ऑलवेज अ 15 ईयर टाइम स्केल, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा चाइना, ऐसा भी नहीं है। द थिंग इज, उनमें जब इंटरनल क्योस शुरू होगा, लोग सवाल पूछने लगेंगे, सवाल पूछना शुरू हो गया, एक थ्रेशोल्ड टाइम है जिसके बाद दे हैव टू डू समथिंग जिसके वजह से चाइना फिर यूनाइटेड रहे, एंड दैट फैक्टर इज अ ताइवान फैक्टर। ताइवान फैक्टर चाइना को यूनाइट रखता है, बाकी जितना भी क्योस आ जाए। सो ये अगर वो ताइवान को अटैक करता है, जीतेगा हारेगा वो अलग चीज है, कभी ना कभी तो करेगा। उनको कहा जाता है 2027 टाइमलाइन है उनका, इसका पहले भी हो सकता है, 2-1 साल बाद भी हो सकता है। इशू ये है, वो देश जो है, व्हाई इट इज क्रिटिकल, 66% ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर्स वहां से होता है। तो या तो चाइनीज विल ट्राई टू टेक ओवर, विच इज डेंजरस, शायद वो नहीं ले पाएगा, चाहे ताइवान रेजिस्ट करेगा, या तो ताइवान का खुद का स्कॉचिंग पॉलिसी है कि अगर ऐसा नौबत आए तो सब बर्बादी कर दूंगा। आप सोचिए फिर वो जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस ग्लोबली होगा, जिसके वजह से ये रेसिलियंट सप्लाई चेन के ऊपर जो मोदी जी काम कर रहा है फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड, जो बहुत लोग समझ ही नहीं पाया। इलेक्शन इज समथिंग एल्स, बट एक्चुअल वर्क जो मैक्रो लेवल पे ये लोग कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे वो समझा ही नहीं पाए शायद, या लोग समझे नहीं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि नेक्स्ट डिसरप्शन इज गोइंग टू हैपन। अब वो जब होगा, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यूरोप इज इन chaos, सप्लाई चेन का डिसरप्शंस होगा, और अगर एक दिन में चाइना में प्रॉब्लम आए तो उसका भी इश्यूज होगा। देन यू वुड हैव प्रॉब्लम्स विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, इमिग्रेशन वाला इशू है। देन अगर वो ट्रिगर इफेक्ट करता है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब जैसे डीडॉलराइज कर रहा है पेट्रो डॉलर से हटके, अगर वो ट्रिगर इफेक्ट करता है बाकी ओपेक देशों को, क्योंकि उनको लगता है भाई रशिया से अपने करेंसी से ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, इंडिया भी वही कोशिश कर रहा है, तो हमें नहीं चाहिए। क्या वो यूएस आसानी से होने देगा? हम फॉरेन इंटरफेरेंस की बात सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं, वो वहां पे तो जहां जहां अभी लड़ाई नहीं है वहां पे तो फिर एक अरब स्प्रिंग फिर तैयार किया जाएगा। एंड यू नेवर नो, इतने सारे जितने केओस होंगे। मैं ये भी बोलूंगा, डी डॉलराइजेशन जो है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। इट्स गोइंग टू क्रिएट मेजर केओस। आपके अगर डॉलर प्लस 5 मोर करेंसीज भी होगा, केओस होगा, डिसरप्शंस होगा। तो वो डिसरप्शंस, मल्टीट्यूड ऑफ डिसरप्शन जो होगा, उसमें यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर टू स्टीयर योर कंट्री। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, अच्छा इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है, नो डाउट दैट यू एक्चुअली राइज थ्रू सच सिचुएशंस। ओल्ड पावर स्टार्ट्स श्रिंकिंग, यू स्टार्ट ग्रोइंग, बट वो जो मंथन होगा उसमें पहले तो विष निकलेगा, उसके बाद ना अमृत निकलेगा। एंड यू नीडेड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। आई थिंक कंटिन्यूटी ऑफ मोदी जी इज अ ग्रेट गुड थिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। बट ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर आपका भी तो इकोनॉमी ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, भले ही हमारे चाइना से कम है बट इंटीग्रेटेड तो है ना। आप भी एम कर रहे हो बाय 2030 $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट होगा, वो भी तो आप कोशिश करोगे वेस्टर्न यूरोप यूएस मार्केट के लिए, तो उसमें इंपैक्ट आएगा। आपके आईटी मार्केट सेक्टर में इंपैक्ट आ सकता है, चाइना से आपके कंपोनेंट्स आते हैं उसमें इंपैक्ट होगा। और अगेन दैट्स व्हाई, सो इफ एवरीबॉडी इज इन chaos और आप बैठे हो आराम से, तो फिर तो वो एक्टिवेशन करेगा, भले वो पाकिस्तान वाला हो या कुछ भी हो।
सो मेरा जो बोलने का मतलब है कि इंटरफेरेंस जो है ना, ये सिर्फ फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंटरनल इश्यूज नहीं होगा, एक ग्लोबल टर्मोइल ऐसे भी आएगा जहां पे ये लोग खुद भी फंसेंगे और हमें भी फंसाएंगे, क्योंकि हम उनसे अलग है नहीं. You needed a strong leader. You है. Only thing I'm saying, sir, dimensions are changing. Our laws बदला तो जा रहा है. But ये जो टेक वाला issues है, we have to either start working. अगर आप टेक sovereignty में बात करोगे, आज शुरू करोगे, it will take 15 years time. But इस बीच में you need एक other laws. करेक्ट. एक और जो है वो जो इवेंट हुआ है, सस्टेन होगा या नहीं मुझे नहीं पता, कि सऊदी अरब ने कहा है कि वो अब अपना जो क्रूड सप्लाई है वो डॉलर में डिनोमिनेट नहीं करेगा. तो वो जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए, इसमें अ पार्ट ऑफ द जो जिसको कहा जाता है डीप स्टेट, हालांकि मैं डीप स्टेट शब्द उतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक रॉथस्चाइल्ड, दे हैव इन्वेस्टेड, वो डेट प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है $66 बिलियन का. इसका मतलब है एक तो सेक्शन है विच इज ओके विद इट. अब सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कि सऊदी अरब को ये समझ में आ गया है कि ये जो इंटरफेरेंस है फ्रॉम द वेस्ट, अरब स्प्रिंग के टाइम सबसे ज्यादा हुआ था, दे आर नॉट गोइंग टू डील, टॉलरेट इट एनीमोर. दूसरी चीज है, उनके सबसे बड़ा बायर्स कौन है आज? बायर्स आर फ्रॉम चाइना, बायर्स आर फ्रॉम इंडिया. तीसरी चीज है, पैंडेमिक के टाइम, जिस टाइम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने थ्रेट मारा था कि अगर पैंडेमिक नहीं, जब रशिया वाला इशू शुरू हुआ, इनको बोला सप्लाई बढ़ाओ, तो सप्लाई तो एक दिन में नहीं बढ़ता है ना. दे लिटरली थ्रेटन सऊदी अरब. तो ये जो थ्रेट वाला कॉन्सेप्ट है कि तुम हर चीज मुझसे थ्रेट मरवा के करोगे, फिर बोलोगे कि अगर ये पेट्रो डॉलर पैक्ट और सिक्योरिटी पैक्ट नहीं रखोगे तो देन आई विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. आप हमें अपना एलाई बोलते हो, फिर आप कतार को भी एलाई बोलते हो, फिर कतर में बैठ के लोग मेरे खिलाफ काम कर रहा है, तो आप चाहते क्या हो? तो फ्रेंकली स्पीकिंग, डॉलर से जो निकलेगा, सऊदी अरब सर इज लाइक द डिफैक्टो लीडर ऑफ ओपेक. सऊदी अरब जो करता है बाकी देश वो फॉलो करेगा. आप देखेंगे, इसमें एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं. फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑर्डर्ड 80 मिराज 2000 ट्रेडिशनली. हालांकि मिराज 2000 भी वो पहले लिया है, रफाल लिया है, सॉरी, रफाल 80 रफाल को ऑर्डर दिया है. ट्रेडिशनली दे हैव ऑलवेज बीन बाइंग यूएस वेपन सिस्टम्स. तो दे आर डाइवर्सिफाइंग. सो ऐसा नहीं है कि डॉलर से पूरा खत्म कर देगा, बट दे आर हेजिंग. एवरीबडी सर इज हेजिंग राइट नाउ. तो दे विल हैव अ डिफरेंट, उनका तो पैक्स ऑलरेडी चाइना से के साथ है. दे आर मूविंग इंचिंग क्लोजर टुवर्ड्स रशिया. सो इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा, जबरदस्त पड़ेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ओपेक कंट्रीज में बाकी अगर देश ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा, लुकिंग एट सऊदी अरब, तब तो यूएस का जितना मस्ती चल रहा है ना, अमेरिकन डोंट रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो उसमें बहुत बड़ा दरार पड़ने वाला है. दरार जब पड़ेगा, will US allow these things to happen that way, और ये, या फिर they will do something to stop it, to create that disruption. अब वो डिसरप्शन बहुत तरह का होता है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की तरह साउंड नहीं करना चाहता हूँ. यू नेवर नो दैट नेक्स्ट पैंडेमिक इज ऑन द इसी में आप इसी ये डिसरप्शन में देखिए, 90s में तो यूएस वाज एबल टू डायरेक्टली अटैक इराक, फिर जो है वो 2010s में दे वर एबल टू डायरेक्टली अटैक लीबिया. क्या 2020s में भी वो डायरेक्टली अटैक करने की कैपेसिटी रखते हैं? नहीं रखते सर. मैं आपको इसका सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ. ये जो नैरेटिव बिल्डिंग, मुझे याद है जब इराक में वो गल्फ वॉर वाला शुरू हुआ, तो वी वर वाचिंग इन टीवी, बच्चे थे हम लोग, हमारे लिए लग रहा था बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है. फिर में बाद में पता चला गेम तो कुछ और ही है. टुडे द एवरेज अमेरिकन वोकिज्म में, मतलब आप समझ रहे, आपको मुझसे बेहतर पता है अमेरिका क्या हालत है, वो बॉडी बैग्स एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. और एरियल वॉर का एक लिमिटेशन है. जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सीरिया. सीरिया, ये जो यूक्रेन वाला इशू चल रहा है ना, हालांकि बहुत लोग बोलते हैं उसका आर्कटिक का जो रिसोर्स है उसका भी लड़ाई है, हो सकता है. द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो नेटो ने करवाया, यूएस ने करवाया, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरिया कॉन्फ्लिक्ट. सीरिया में दे वांटेड अ रेजिम चेंज, जहां पे सद्दाम हुसैन की तरह दे वांटेड टू थ्रो अवे बशर अल असद. एक कारण की वजह से वो कर नहीं पाया, बिकॉज ऑफ द रशियंस कमिंग इन. रशिया आके, क्योंकि रशिया का जो मेडिटेरेनियन एक्सेस है वो बंद हो जाता अगर सीरिया खत्म हो जाता. तो
आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, द रशियंस ब्रॉट इन द सुखोई 34, वो प्लटीपस कहते हैं उसको, इट्स अ वेरी गुड प्लेन। सेटबैक्स यूक्रेन में क्यों है रशिया का इनिशियल, वो अलग चीज है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वंस द सुखोई 34 केम इन, आप यकीन नहीं मानोगे, द अमेरिकन जॉइंट स्ट्राइक फाइटर F-35 सब हट गया वहां से, दे जस्ट मूव्ड अवे। आईसिस को एक्चुअली डिस्ट्रॉय सीरिया में रशिया ने किया विद हेल्प ऑफ ईरान, अमेरिका ने उतना कुछ नहीं किया, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आज फॉर देम टू फाइट द फिजिकल वॉर, टू फंड द फिजिकल वॉर, टू कंटिन्यू विद द नैरेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके देश में भी लोग नहीं मानेंगे। और ये जो टेक जायंट्स उन्होंने तैयार किया फॉर बिल्डिंग द नैरेटिव, ये कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव उनके लिए भी हो रहा है। पीपल हो रहा है टुडे ना, आर मोर एंटी यूएस। पूरी हाँ, कंट्री जो है वो वोक होती जा रही है, पूरी कंट्री एग्जैक्टली। जो है वो पीपल, बल्कि आप देखेंगे पहले जो था वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जो था वो थोड़ा एंटी वेस्ट था, आज तो जो टोटली लिबरलाइजेशन में बिलीव करता है, नेशनलिज्म में बिलीव करता है, and who believes in private enterprise, they are also saying I'm anti west, not because I'm anti capitalism, but I'm upset with their interference. तो आज उनके लिए वो करना इतना आसान नहीं है, और वो उतना पावर भी नहीं है टू सस्टेन इट, क्योंकि आज लोग सुनते नहीं है। देखिए, जैसे उनका गुस्सा तो इसी वजह से कि हाउ डेयर इंडिया डिफाइज हमारे डिक्टम्स ऑन फॉरेन पॉलिसी, ये डिफाई कर रहा है ना, एवरीबडी इज डिफाइंग। सो दिस इज द इशू। मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा, वो कुछ कुछ ना ना कुछ 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 भी हो सकता है। वो तो उसकी फितरत है, वो तो उसकी फितरत है, वो तो बिल्कुल कुछ मैं ना कुछ हमेशा करता ये रहेगा। कहता हूं कि मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट जब बोलते हैं लोग कि इम्प्लोड कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, कहां पे करेगा? मैं हमेशा बोलता हूं वहां पे करेगा जो अभी कोल्ड स्पॉट है, जहां पे है नहीं। जैसे उन जगह पे दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो दिस इज व्हाई आई बिलीव वी हैव एन इशू। सो टर्मोइल तो आने वाला है 2025 तक, यू नेवर नो, क्योंकि ये लोग मिराज 2000 दे रहा है, F-16 दे रहा है यूक्रेन को, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है। अब इसके बाद रशिया, अच्छा ये सोच रहे कि रशिया के पास अब खत्म हो गया, रशिया ने अभी तक ना नॉट इवन यूज 25% ऑफ देयर एक्चुअल आर्सेनल। जब वो एक्चुअल आर्सेनल यूज करना शुरू करेगा, क्योंकि ये पूरा जो लड़ाई है, नेटो यूक्रेन से लड़ाई करवा रहा है अगेंस्ट रशिया, द सेम वॉर जो खुद नहीं लड़ना चाहता, बट someday the war will knock their door. Second World War में ये था ना, because the Russian chased the Nazis back into Germany. इस बार उसका 10% भी करेगा तो यूरोप विल बी इन ह्यूज, क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता सर आज है ही नहीं लड़ाई का। रशियंस तो फाइट कर लेगा कुछ भी हो, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, बट द एवरेज यूरोपियन मेंटालिटी टुडे, वो वोकिज्म बोलिए, जो भी बोलिए, ये खत्म है। उनके राष्ट्रवादी नहीं है। They don't show allegiance towards their own country, towards their own culture. What will they fight for? They will say कि अरे खत्म करो इसका, I don't want a fight. और उनके अपने सोशल केओस है, हमसे ज्यादा है, इन्फ्लेशन है। आप यू विल फाइट अ वॉर विद द फ्यूल कमिंग फ्रॉम रशिया, आप कैसे फाइट करोगे? So that's what fundamentally Europe has outsourced energy security, manufacturing, and physical military security to other countries. And still they believe कि they can control and interfere. वो interfere अब तक कर रहा था, लेकिन now it has gone beyond everything. Again, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो जाएगा और हम ही खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। But you see the indications that things are not as hunky dory in Europe और US और China जितना बोला जाता है। और रिलेटिवली परहैप्स इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, देखिए एक चीज मैं सर हमेशा बोलता हूं, वी हैव लिव्ड विद कॉन्फ्लिक्ट्स। जो साउथ एशियंस होता है ना, वी हैव लिव्ड विद कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव लिव्ड थ्रू टेररिज्म, वी हैव लिव्ड थ्रू वॉर्स, नॉट द सेम इन यूरोप। उनका एक सेम्बलेंस ऑफ सिक्योरिटी इतना बनाकर रखा है, थोड़ा भी इधर उधर कुछ रेजोनेंस और वाइब्रेशन आए ना कुछ और चीज का, दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। चाइना का प्रॉब्लम अलग है, यूएस का है कि फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज सो मच ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर एंड ईच इज इन अ मेस एंड ईच थिंक्स दैट मैं दूसरों को प्रॉब्लम में क्रिएट करके आई विल बी द बिगर वन। सो अल्टीमेटली दे आर गेटिंग इनटू अ मेस क्रिएटेड बाय देम। इसमें ऐसा नहीं कि इंडिया ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर इन अ मेस। सो दे विल आइदर क्रिएट मेस फॉर अस और वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि डिसरप्शंस तो होने वाला है। करेक्ट।
तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। बड़ा ही रोचक डिस्कशन रहा, आज की चर्चा बड़ी रोचक थी और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद पथिकृत जी। जय Thank you हिंद, so जय much, sir. भारत, वंदे मातरम। Thank you so much.